क्लास में हम डिस्कस करते हैं अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। थोड़ा सा अपन इसको क्या है समराइज कर लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जो जिनमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, मतलब ये कब हो सकता है, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और वो सिचुएशन आती है कब, जब 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज सबस्ट्रेट कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन जहां पे बनते हैं क्लासिकल, वहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है और इस कार्बोकेटाइन का भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। मतलब इसमें तो क्या हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जहां पर भी पॉसिबिलिटी होगी क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो इस कार्बोकेटाइन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे H2O का इस पर अटैक होगा तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पर भी कायरल सेंटर नया डेवलप होता है वो दोनों फॉर्म में डेवलप होगा, R फॉर्म में भी और S फॉर्म में भी। जैसे इस पर अटैक होगा तो ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इस पर क्या होगा, H प्लस एलिमिनेट करके और इस तरीके का फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है SN1 की, वो क्या है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस। सो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस जो है वो क्या है बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट फेवरेबल में 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां भी बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। सो वीक न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा, इट विल वेट कि पहले कैटायन बने और उसके बाद जाकर के और अटैक करे। समझ में आया? थर्ड कंडीशन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यूजुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर बिहेविंग लाइक व्हाट, वीक न्यूक्लियोफाइल्स। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं 3 डिग्री सबस्ट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एंड ऑफ कोर्स एट लो टेम्परेचर, क्या होगा, ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाट, गुड लीविंग ग्रुप, क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, SN2 कब होता है, जब स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम होती है। ठीक है, ऑन द कार्बन बियरिंग लीविंग ग्रुप, जैसे ये लीविंग ग्रुप है तो इस पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, बहुत कम है, सिर्फ HHH लगे हुए हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की प्रेजेंस में क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस होगी तो ये जो पोलर बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। तो ये क्या होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो बॉन्ड बनना चाह रहा है और कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूट रहा है, पार्शियली डेवलप्ड है, पार्शियली क्लीव्ड है। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होता है, क्लोरीन यहां से रिलीज हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इससे जुड़ जाता है। तो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी बताओ। 1 डिग्री सबस्ट्रेट, जिससे कि क्या हो, स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम हो। दूसरा, गुड लिविंग ग्रुप, ऑफ कोर्स लिविंग ग्रुप तो क्या होना चाहिए, बेस्ट होना ही चाहिए। और
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वेट ना करे, और polar aprotic solvent. So all these conditions are best suited for what? SN2 reaction. और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में और कई सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो कई सारे क्वेश्चन हम क्लास में भी आज करेंगे, ठीक है. मगर हम आगे पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में एंड देन वी विल कंपेयर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ एलिमिनेशन रिएक्शंस. यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है SN1 SN2 तक? सबको समझ में आ गया था सब कुछ? ठीक है. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. क्या इसको मिटा दूं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमिनेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमिनेशन? इसने बोला निकाल देना. अबे एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? किसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बताओ. ये सब ठीक है, जनरल टर्म नहीं है ये. रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो इससे ए कोई ग्रुप अटैच्ड है, इससे बी कोई ग्रुप अटैच्ड है, एक मॉलिक्यूल है. अब क्या हो, ए और बी दोनों एलिमिनेट हो जाए, बाहर निकल जाए, ए भी बन जाए और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए. ऐसी प्रोसेस जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल में से छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन. अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि दो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक सिग्मा और एक पाई जनरेट हुआ. मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटे और लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने. मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटते हैं और लेस स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है? एंडोथर्मिक. डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव. एंड ऑल्सो ऐसी प्रोसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ती है. समझ में आया? और ऐसी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होती हैं? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव. तो ये टी फैक्टर बढ़ेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा. तो ऐसी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होती है? हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती है क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है. समझ में आया? और इसीलिए यूजुअली इस तरह की रिएक्शंस में आप इस तरह के टर्म्स देखते हो. डेल्टा, इसका मतलब क्या है? हीटिंग. समझ में आ रहा है? हाई टेम्परेचर. ओके. So elimination reactions are those reactions in which entropy increases, and usually these reactions take place at high temperature first thing, and these type of reactions are entropy driven reactions because the entropy increases. जो addition reactions होती हैं वो क्या होती हैं? एक बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो उसमें क्या होता है? एंट्रोपी घटती है. जानते हो ना आप? एंट्रोपी घटती है तो कब स्पॉन्टेनियस होंगी? लो टेम्परेचर. समझ में आया? So increase in entropy is the basic criteria for elimination, and delta H is, or energy enthalpy, is the basic criteria for addition reaction. But for substitution reaction that is not a criteria because एक सिग्मा टूटता और एक ही सिग्मा बनता है इफेक्टिवली. तो वो डिपेंड करता है कि डेल्टा H किसका ज्यादा किसका कम है, तो उस बात पर डिपेंड करता है, मगर वो एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस नहीं होती है. इज दिस क्लियर? तो ये कौन कौन सी होती है एलिमिनेशन, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. पहले इसको नोट कर लीजिए. ओके, आगे बढ़े. ठीक है. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर. जब हम इसे 3 डिग्री को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वीक न्यूक्लियोफाइल हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज मोर स्टेबल अल्कीन, अल्फा एच कितने हैं 9, मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबल है उसको क्या बोलते हैं हम सेडजेफ, सेडजेफ अल्कीन। इसमें अल्फा एच कितने हैं 5, ये क्या है लेस स्टेबल अल्कीन। और जो लेस स्टेबल होता है उसको क्या बोलते हैं हम हॉफमैन। ओके, तो लेट्स डिस्कस कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। अब जैसे ये भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट है जैसा कि SN1 में हमने देखा था और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी भी नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगी फर्स्ट स्टेप में, बताइए। ये एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, ठीक है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और क्योंकि ये बेस्ट कार्बोकैटायन है, इसमें मोस्ट स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरी स्टेप जो SN1 की थी वो क्या थी, न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑन H, मतलब कार्बोकैटायन पर, और सिग्मा बना ले, वो H लग जाए और H+ निकल जाए। दूसरा तरीका ये भी तो है यहां से कि जो पड़ोसी है यहां पर H जो आपको दिया हुआ है ये एलिमिनेट हो जाए। हम हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं, दिस सिग्मा कैन कन्वर्ट टू पाई बॉन्ड, तो यहां से H+ एलिमिनेट हो जाए और इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ये प्रोडक्ट बन जाए। दिस इज हॉफमैन। समझ में आया। या ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड स्टेप में जो राइट वाला H है वो एलिमिनेट हो जाए, तो ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो जाए और इसके बीच में आ जाए डबल बॉन्ड। ये समझ में आया। ये जो सेकंड स्टेप है ये डिफरेंट है SN1 में और E1 में, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सेम है। और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब टूट रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस तो यही है फर्स्ट, और यही इस रिएक्शन की क्या होती है, RDS होती है, स्लो स्टेप होती है। तो SN1 की और E1 की RDS क्या है, सेम। यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, SN1 और E1 को कंपेयर करते, सॉरी SN1 और SN2 को कंपेयर करते हैं, एक्चुअली उनमें तो कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि SN1 will be favorable when the substrate will be 1 degree and SN2 will be favorable when the substrate will be 1 degree and SN1 when 3 degree, तो वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन दोनों अगर 3 डिग्री हैं और वीक बेस है तो दोनों रिएक्शन हो सकती है, SN1 भी और E1 भी, क्योंकि दोनों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रेट ऑफ SN1 और E1 सेम अफेक्टेड होंगे। तो सबसे क्लोज रिएक्शन कौन सी है, SN1 और E1। जो फास्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, वो दोनों के लिए डिफरेंट है। तो कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन कर सकता है कि जो रिएक्शन है वो SN1 होगी या E1 होगी, बता सकते हो। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है बताओ। अगर ये SN1 रिएक्शन की जगह पर, सॉरी E1 रिएक्शन की जगह पर SN1 होता तो क्या होता, उसमें एक Cl हटता, एक CO बॉन्ड बनता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है, एक ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है और एक और बॉन्ड बनेगा जो कौन सा होगा, HCl, जो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ रहे हैं, मतलब एक से मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो एंट्रोपी जो है इस प्रोसेस की वो क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन डेल्टा H क्या होगा, डिक्रीज। सो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0। समझ में आया, क्यों आया कि नहीं, इसलिए क्योंकि 2 सिग्मा तोड़ रहे हो आप और एक पाई और एक सिग्मा बना रहे हो, तो एनर्जी तो अब्सॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0। तो जो डेल्टा G है इसकी स्पॉन्टेनिटी है वो कब आएगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, ये वाला जो फैक्टर है ये बढ़ेगा। तो ये एक अकेला फैक्टर है जो SN1 को E1 को सेपरेट कर सकता है, दैट इज द
टेम्परेचर। अगर आप SN1 की बात करते हो तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और इसमें भी रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसकी भी RDS है। अगर आप SN1 की बात करते हो तो उसमें क्या होगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी RDS में लीविंग ग्रुप निकल रहा है। समझ में आया? अगर आप SN1 की बात करते हो तो उसमें वीक चाहिए बेस, इसमें भी वीक चाहिए, नहीं आया समझ में? अगर आप SN1 की बात करते हो तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट, इसमें भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट, देन व्हाट इज द फैक्टर? टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर विल फेवर व्हाट? हाई टेम्परेचर विल फेवर E1 मेजर प्रोडक्ट एंड लो टेम्परेचर विल फेवर SN1 मेजर प्रोडक्ट। और क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ही इसको मेनली मतलब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को, तो जब लीविंग ग्रुप हैलोजन होते हैं, जब लीविंग ग्रुप हैलोजन होते हैं, कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन तो कभी देता नहीं SN1 SN2, तो ऐसे केस में हाई टेम्परेचर विल बी कंसिडर्ड एज 50 डिग्री एंड मोर देन दैट, and low temperature will be considered as 25 degrees Celsius and less than that. You cannot separate a SN1 reaction from E1 reaction. Why? Because both the reactions have same RDS, but you can predict the major product of the reaction. More than 50 degrees Celsius will form E1 as the major product, and less than 25 degrees Celsius will form SN1 as the major product. समझ में आया? And in this temperature range 25 to 50, both products will be formed, SN1 and E1. No product can be the major product of the reaction. But with the increasing temperature, of course, क्या होगा? Percentage of E1 will increase, and with the decreasing temperature, percentage of SN1 will increase. Is this clear? समझ में आ गया? तो इसके लिए most favorable condition क्या है बताओ? 3 डिग्री सबस्ट्रेट या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, गुड लिविंग ग्रुप और वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हाई टेम्परेचर। समझ में आ गया? बट सबस्ट्रेट, ये जो आप टेम्परेचर कंडीशन ले रहे हो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर हैलोजेंस एस लिविंग ग्रुप। और हैलोजेंस में भी कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन तो कभी भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता है। आ रहा है समझ में? कॉपी करिए इसको। ये समझ में आ गया आपको कि ये वाला अल्कीन माइनर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि लेस स्टेबल अल्कीन, अल्फा एच कम है। और ये वाला अल्कीन मेजर प्रोडक्ट क्यों है? मोर स्टेबल है, मोर अल्फा एच। ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया? देखो, अगेन दिस इज 3 डिग्री। ओके, सो 3 डिग्री सबस्ट्रेट विल फॉर्म व्हाट? SN1 और E1 रिएक्शन इन वीक न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर क्या होगी? E1 होगी। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? E1 से। कि SN1 से बनेगा? E1 से बनेगा। तो डायरेक्ट आंसर लिखूं क्या? पहले क्या होगा, यहां पर कैटायन बनेगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा।
और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, मतलब जो भी ये पार्टिकल्स हैं अल्फा कार्बन एटम्स, ये सेम है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं से भी बनाएंगे तो सेम ही बनेगा। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? SN2, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? SN2 होगा, SN1 होगा ना, 3 डिग्री, वीक बेस एंड लो टेम्परेचर, ऑल दीज फैक्टर्स विल फेवर व्हाट? SN1 रिएक्शन। डायरेक्ट आंसर लिखूं, क्या आएगा इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट? E1। तो दो आंसर इसमें आएंगे, एक तो ये आएगा मेजर और एक ये आएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या होगा? ये लीविंग ग्रुप होगा, कोई डाउट? अब एक्चुअली 100, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया? देखो, अगेन दिस इज 3 डिग्री, ओके, सो 3 डिग्री सबस्ट्रेट विल फॉर्म व्हाट? SN1 और E1 रिएक्शन इन वीक न्यूक्लियोफाइल। टेम्परेचर क्या होगी? E1 होगी, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? E1 से, कि SN1 से बनेगा? E1 से बनेगा। तो डायरेक्ट आंसर लिखूं क्या? पहले क्या होगा? यहां पर कैटायन बनेगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, मतलब जो भी ये पार्टिकल्स हैं अल्फा कार्बन एटम्स, ये सेम है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं से भी बनाएंगे तो सेम ही बनेगा। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? SN2, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? SN2 होगा, SN1 होगा ना, 3 डिग्री, वीक बेस एंड लो टेम्परेचर, ऑल दीज फैक्टर्स विल फेवर व्हाट? SN1 रिएक्शन। डायरेक्ट आंसर लिखूं, क्या आएगा इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? 80 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट? E1। तो दो आंसर इसमें आएंगे, एक तो ये आएगा मेजर और एक ये आएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या होगा? ये लीविंग ग्रुप होगा, कोई डाउट? अब एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस है, मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? E1। तो पहले कैटायन जो बनेगा वो यहां बनेगा, फिर क्या होगा? ये कैटायन रीअरेंज करके इस पर आ जाएगा, कोई डाउट? मोर स्टेबल हो जाएगा, और फिर इसका एलिमिनेशन होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा सेटजेफ और दूसरा ये बन जाएगा हॉफमैन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मेजर और ये क्या हो जाएगा? माइनस। कोई डाउट? ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? बताओ, आ रहा है समझ में? रिंग एक्सपेंशन होगा क्या इसमें? 6 मेंबर्ड है, ऑलरेडी 6 मेंबर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। पहले ये बनेगा कैटायन, ठीक है, फिर उसके बाद कैटायन का रीअरेंजमेंट ये बन जाएगा। अब देखो, टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस, सो द मैकेनिज्म विल बी E1। तो दो प्रोडक्ट इसमें आएंगे, एक तो ये आ जाएगा मेजर और एक ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। So this is the major and this will be the minor product. कोई डाउट? क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। इसमें क्या होगा, पीएच CH प्लस CH2CH3, ये बनेगा कैटायन, फिर एलिमिनेशन होगा पास वाले से, तो ये एलिमिनेशन करके ये बना, एक ही बन सकता है इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म विल बी इवन। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग 7 से लेकर के 12 तक। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सबसे। 3 डिग्री सबस्ट्रेट, वीक बेस, लो टेम्परेचर, मैकेनिज्म SN1 से बनेगा मेजर, समझ में आ रहा है। और इसमें किससे बनेगा, E1 से, ठीक है। दोनों एक एक बार बना के देख लेते हैं, ये वाला आंसर आप खुद लिखेंगे मतलब, ठीक है, इसको देख करके। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 7th क्वेश्चन में सबसे पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा दोनों ही केस में, यही बनेगा ना कार्बोकेटायन, यस और नो। फिर क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। सो 4 से किस में चला जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग में। सो 1 2 3 4 5, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए। फिर क्या होगा, ये रीअरेंज हो जाएगा कार्बोकेटायन, यहां आ जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों स्टेप कॉमन ही है। अब अगर ये SN1 रिएक्शन है तो यहां पर OH आ जाएगा, H2O का अटैक होगा, H प्लस निकल जाएगा और OH आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इसमें, समझ रहे हैं। और अगर ये इवन है तो फिर 2 प्रोडक्ट इसके अंदर, इनफैक्ट इसमें तो 3 बनेंगे। जो मेजर होगा वो ये होगा, मोस्ट स्टेबल अल्कीन। कोई डाउट, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है और एक ये भी बन सकता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया तीनों प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अपन डायरेक्ट लिख लें। अब एट 200 डिग्री सेल्सियस अब क्या होगा, इसमें E1 बना लोगे ना आप, इसमें ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, माइनर आप लोग बना लोगे। और एट 15 डिग्री सेल्सियस इट विल बी SN1 OR आ जाएगा यहाँ पर। अब तो आइडिया लग गया, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। 200 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, E1, और लो टेम्परेचर पर क्या होगा, SN1। कोई डाउट, तो इसमें E1 में जो मेजर आएगा वो प्रोडक्ट वही आएगा और माइनर प्रोडक्ट जो आएगा वही आएगा। कोई डाउट। और अगर, अरे यार हाँ, SN1 रिएक्शन है तब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा OR। क्लियर। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस मैकेनिज्म क्या होगा, E1, और ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कोई डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस E1 होगा, कैटायन बनेगा, और इधर H है, इधर D, इधर T है, वीकेस्ट बॉन्ड ये है, तो यहीं से प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। अरे बेटा वो तो इसलिए तो वो टूटेगा बॉन्ड, क्यों देता है, क्योंकि वो वीक होता है। पहले ये कैटायन बनेगा, पहले ये कैटायन बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा सबसे वीक। हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए तो देता है क्योंकि वो वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वही आएगा जो मैंने बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CD3 CD3। एनी डाउट। अच्छा, इसमें बताओ क्या होगा, 12th क्वेश्चन बताइए। यहां पे कर देते हैं। 12th क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है आपको, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। सो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसमें कोई डाउट? क्लियर? फिर से होगा, शाबाश, होगा ना फिर से, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? नंबर लिखूं क्या? नंबर तो नहीं लिखूं, यहां आ जाएगा +4। फिर क्या होगा बताओ? टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। माइनर आप बना सकते हो, इस तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनर हो जाएगा। दिस इज द सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? और एक ये भी बन सकता है माइनर प्रोडक्ट। कोई डाउट? सो दीज आर बेसिकली द कंपैरिजंस बिटवीन E1 and SN1. The closest reactions are E1 and SN1. ठीक है? Because both reactions will take place when the substrate will be 3 degree or resonance stabilized carbocation formation with weak nucleophile. ठीक है? Better leaving group, but at high temperature E1 will be favorable and at low temperature SN1 will be favorable. Right? Okay? So next type of elimination reaction जो हमें पढ़ना है that is E2 reaction. E2. कई सारे E2 हो जाते हैं, so it becomes E2s. Okay, E2 रिएक्शन। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, इसको मिटा दें? मिटाए नहीं, जल्दी लिखो फिर। ओके, सो लेट्स डिस्कस एलिमिनेशन E2 रिएक्शन। मान लीजिए कि सेम सबस्ट्रेट है 3 डिग्री जो हमने अभी लिया था। ठीक है, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं क्या होना चाहिए, SN1 या E1, लेकिन ये तभी होगा ना जब बेस वीक होगा, जब कार्बोकेटायन को डेवलप होने का टाइम मिलेगा। मान लीजिए कि रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग बेसेस यूज करते हैं, तो क्या होगा बताओ? जैसे आपने सेम सबस्ट्रेट लिया ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग, क्या होगा भाई? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो होगी पोलैरिटी, और इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कैटायन को बनाने की, लेकिन कैटायन बनेगा उससे पहले जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो क्या होगा, ये इस कैटायन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। बट इस कार्बन पर बहुत ज्यादा क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है। नहीं आया समझ? तो ये जो कार्बन है ये बहुत ज्यादा क्या है, सराउंडेड है, और इस वजह से क्या होगा, इस सराउंडिंग की वजह से इस OH माइनस के लिए कार्बन तक पहुंच पाना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये आसानी से पहुंच पाता तो क्या होता, SN2 रिएक्शन देता नॉर्मल, जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो ये OH माइनस क्या होगा, यहां आएगा, इससे टकरा गया जबरदस्ती, इससे टकरा गया, तो क्या होगा, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी SN2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पर CH3 बहुत बेसिक ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बल्कीनेस नहीं होती, तो क्या होता, ये आसानी से इस पर अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देता। बट ऐसा तो है नहीं। आया समझ में? तो इसमें क्या है कि SN2 रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, SN1 और E1 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चांस ही नहीं दे रहा है कार्बोकेटायन को बनने का, बिकॉज OH माइनस इज वेरी वेरी रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? तो अब क्या हो सकता है, ये जो कार्बन एटम है इसको अगर मानते हैं हम अल्फा, तो इसका जो पड़ोसी कार्बन नेबर, यहां से ये इसे इलेक्ट्रॉन देने लग सकता है। ये भी तो हो सकता है, बेस भी तो है, ये H+ भी तो निकाल सकता है। तो अगर ये इससे H+ निकालने की कोशिश करता है, तो इस OH के यहाँ बेस के और H के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये एज ए लीविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है, तो ये वाला बॉन्ड भी वीक हो जाता है। तो अगर ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में जा रहा है, तो इस पर आएगा Δ- और इस पर क्या आएगा, Δ+। ये इसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे,
डेल्टा माइनस, और ये क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जा रहा है तो डेल्टा प्लस आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है तो इनके बीच में क्या डेवलप होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कोई डाउट? तो इस तरह की जो रिएक्शंस है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होगा? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने से ये तो बन जाएगा अल्कीन, और क्या होगा? लीविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा और जो बेस है वो H प्लस निकाल लेगा। Such type of reactions, in such type of reactions also there is an increase in entropy. एंट्रोपी बढ़ रही है, yes or no? और एंट्रोपी जहां पे भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस क्या होती है? फेवरेबल होती है। समझ में आया? बट इस टाइप की जो रिएक्शन है इसके अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है इसके रिस्पेक्ट में 1 और इसके रिस्पेक्ट में 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर इज व्हाट? सेकेंड। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? E2। समझ में आ रहा है? कोई कार्बोकेटायन बना क्या? जैसे SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, E2 में भी नहीं बनता है, तो नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। कोई डाउट? इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो कब हो सकती हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग बेसेस आर प्रेजेंट। बहुत ही रेयर बेसेस हैं जो इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। उनमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH ही मानते हैं, एक्वस नहीं लेते। कभी सुना होगा आप लोगों ने, एक्वस KOH इज कंसिडर्ड एज वीक बेस व्हाइल अल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो अल्कोहलिक KOH हमेशा फेवर करता है E2 को, व्हाइल एक्वस KOH विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल जानते हो क्या होता है? सो बेस अगर आपने अल्कोहल में मिला दिया, इनकी आपस में रिएक्शन हुई, ये क्या बनाएगा? RO माइनस और H2O। So RO minus will be stronger because of plus I, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा जो बेस हम यूज करते हैं दैट इज NaNH2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सोडा अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ NH3। ठीक है। थर्ड जो हम यूज करते हैं दैट इज RO माइनस Na प्लस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज सॉल्वेंट ROH। समझ में आया? फोर्थ टाइप की जो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? अदनान समी। जानते हो अदनान समी? ये बहुत ज्यादा बल्कि है ना, CH3 ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड OH। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस हमेशा क्या फेवर करेंगे? E2 रिएक्शन। ओके, लीविंग ग्रुप के बारे में क्या बोलोगे आप? लीविंग ग्रुप तो वही है, क्योंकि एक ही स्टेप है जिसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा है। सो लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप या वीक बेसिस। ठीक है, सो लिविंग ग्रुप शुड बी व्हाट? वीक बेस। जितना पुअर बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। समझ में आया? बाद में लिख लेना, आप सुनते जाओ। 7 पॉइंट इज बेसिस क्या होने चाहिए? न्यूक्लियोफाइल्स क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। सबस्ट्रेट्स क्या होने चाहिए? स्टेरिकली क्राउडेड होने चाहिए, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी तो ज्यादा आसान है उसको सब्स्टिट्यूशन देना। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा दूसरा बनेगा। इसमें अगर आप देखोगे इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि 2 सिग्मा ब्रेक हो रहे हैं, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, और एक पाई बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है। तो ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए। तो ज्यादा आसान, किसी भी बेस के लिए ज्यादा आसान रिएक्शन होती है SN2, वो तो मजबूरी में E2 होती है। कब होती है? जब स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, तो इसको क्या SN2 नहीं हो पाती, इसीलिए E2 होती है। समझ में आया? तो बेसिकली कब होगी? जब सबस्ट्रेट्स आर स्टेरिकली क्राउडेड। सबस्ट्रेट्स आर स्टेरिकली क्राउडेड एंड अबाउट टेम्परेचर व्हाट? हाई टेम्परेचर विल फेवर व्हाट? E2 रिएक्शन। अब मैं आपको क्या बोलूं कि E2 को SN2 से कंपेयर करके देखो, आसान कंपैरिजन है। Because SN2 will take place in less steric crowding, while E2 will take place in more steric crowding. So 1 degree will give what? SN2.
एंड 3 डिग्री विल गिव व्हाट, E2। आसान हो गया ना, क्लियर है। तो जब मुझे क्वेश्चन दिया जाता है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बेस देखता हूं। अगर वीक बेस है तो मैं ना SN1 E1 की डायरेक्शन में सोचने लग जाता हूं। 3 डिग्री अगर है, वीक बेस है, तो मैं डायरेक्ट SN1 E1 सोचने लग जाता हूं और टेम्परेचर के बेसिस पर मेजर माइनर बता सकते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर मैं सबस्ट्रेट देखता हूं। अगर 1 डिग्री है तो SN2 हो जाएगा और 3 डिग्री है तो E2 हो जाएगा। ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर पर E2 फेवर करेगा। नहीं आ रहा समझ, क्लियर है। अब रटना तो नहीं पड़ेगा। और भी हम कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं पहले इस पर, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है? जी हाँ, मतलब बहुत रेयरली बेस यूज करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। इन 4 के अलावा और भी यूज करते हैं, टेबल बनाएंगे तब बताएंगे आप। मतलब ये 4 के अलावा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गोली मार देंगे मुझे आगे, है? अभी बनाएंगे टेबल तो कर लेंगे। लिख लिया? ये क्वेश्चंस करें आप लोग, लिख लिया? मिटा दें इसको। देखो एक चीज और बतानी थी आपको, प्लीज देख लीजिए आप लोग। इसमें भी क्या है, एक से ज्यादा अल्कीन बन सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सारे एक जैसे थे, तो एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, इंसिपिएंट अल्कीन है। क्या है? इंसिपिएंट अल्कीन। इंसिपिएंट अल्कीन जानते हो, जो डेवलप हो रहा है अल्कीन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बेबी अल्कीन। समझ में आया? तो इस अल्कीन में अगर आप देखोगे तो जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें भी वही बनता है जो मोर स्टेबल होता है। समझ में आया? सो मोर स्टेबल अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। या ये भी बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट जिसकी ज्यादा स्टेबल है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट है, ठीक है, और वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कोई डाउट? ओके। फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए? कर लिए? देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है। अब तो समझ में आने लगा ना आपको। और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, यहां से अल्फा से तो जाएगा लिविंग ग्रुप और बीटा से जाएगा H। एक ये भी बीटा हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। ये और ये तो एक जैसे हैं। समझ में आया? तो इसको अगर अपन बीटा मानते हैं तो ये वाला अल्कीन फॉर्म होगा, और इसको अगर अपन बीटा मानते हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड और ये अल्कीन फॉर्म होगा। इसमें कोई डाउट? प्लस और क्या बनेगा, CH3OH प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस, और Na प्लस जो है उसके साथ ये फॉर्म हो जाएगा। कोई डाउट? बताओ। मोर स्टेबल कौन सा होगा? मोर स्टेबल ये वाला मोर स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा। ये तो अल्कीन ही नहीं है, सॉरी। ये दोनों अल्कीन में से मेजर माइनर कौन सा होगा? इसमें अल्फा एच कितने हैं? 8, और इसमें अल्फा एच कितने हैं? 5, ठीक है। मोर स्टेबल। ये समझ में आया कैसे बना दिया? ये नहीं आया ना? आ गया? आया कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, मैं लास्ट बार ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन लास्ट टाइम, ओके। इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे क्लोरीन, ठीक है। दिस इज अल्फा, एक जुड़ा हुआ है इससे CH3, और जुड़ा हुआ है इससे CH3, और जुड़ा हुआ है इससे CH2CH3। अब जो बेस है वो यहां से H निकाल सकता है। अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो इसके बीच में बॉन्ड आएगा, तो ये बनेगा ना। नहीं आया सर? अरे 2 मिथाइल है, डबल बॉन्ड है और एक मिथाइल।
और इससे भी एलिमिनेशन हो सकता है राइट से। बनाऊं अभी, बना दूं, बनाओ। देखो राइट से अगर एलिमिनेशन होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो फिर ये बनेगा। क्लियर? विच इज मोर स्टेबल? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेटजेफ और ये क्या हो जाएगा? हॉफमैन। मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। कोई डाउट? अब आप ये बार बार तो नहीं बना सकते एग्जाम में, तो मैं क्या करता हूं, मैं जिस पे लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ उसको अल्फा मान लेता हूं। अब हमें एच निकालना है बीटा से और अल्फा से निकालना है लीविंग ग्रुप। मैंने इसको बीटा माना और इसको बीटा माना और इसको बीटा माना, तो इसको तो मैंने हटा ही दिया क्योंकि ये और वो सिमिलर है और ये डिफरेंट है। तो एक बार मैंने यहां डबल बॉन्ड बनाया अल्फा बीटा के बीच में, तो ये बन गया, और एक बार यहां बनाया तो ये बन गया। आंसर दे दो, टाइम भी बचेगा, ये सब बनाना भी नहीं पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये मिटा दूं क्या? ये सब लिख रहे हो? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो बहुत आसान है, इसमें भी सेम अल्फा से लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है, दोनों तो एक जैसे हैं। तो एक बार अगर मान लो यहां से एलिमिनेशन कराते हैं तो ये वाला अल्कीन बन जाएगा, यहां से एलिमिनेशन कराते हैं तो ये वाला अल्कीन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अल्फा एंड लेट्स से दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? ये सब मिटा दूं? अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि जो आप बेस यूज कर रहे हैं वो खुद बहुत ज्यादा क्या है? क्राउडेड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। अब जब आप इस सबस्ट्रेट की बात करते हो तो इसमें इस कार्बन से एक तो ये जुड़ा हुआ है CH3, एक ही जुड़ा हुआ है लीविंग ग्रुप। ये अल्फा है, ये बीटा है, और एक यहां से भी बीटा हम मान सकते हैं। लेकिन जब आप बेस यूज कर रहे हो तो बेस खुद क्या है? बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बल्कि बेस है। इस बल्कि बेस के लिए H+ निकालना आसान रहेगा बीटा से या बीटा डैश से? बीटा से, क्योंकि वो खुद कम क्राउडेड है, बीटा वाला H। नहीं आया समझ? और ये बीटा डैश क्या है? मोर क्राउडेड है, ज्यादा बल्किनेस है, ज्यादा ग्रुप्स हैं उसके आसपास। तो इसके लिए जो बड़े बेसिस होते हैं, जो बल्कि बेसिस होते हैं, उनके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो H+ है वो वहां से एलिमिनेट हो जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो? कम हो। ठीक है? और ऐसे केस में दो प्रोडक्ट जो बनेंगे तो दोनों ही, खैर ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा मेजर और सेकंड वाला होगा माइनर। तो जो बल्कि बेसिस होते हैं यूजुअली वो हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। नहीं आ रहा है? नोट कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन करो कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो। फोर्थ कर लिया? ओके, फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्या होगा? मैकेनिज्म पता चला आपने E2 बना लिया। E2 बनाया क्या? अरे SN2 होगा ना, 1 डिग्री है। E2 बनाया तूने? मुझे पता है, तेरी शक्ल से ही लिखा हुआ है कि तूने SN2 बनाया। कितने लोगों ने बनाया E2? क्यों बनाया? E2 होगा क्या इसमें? क्या होगा? 1 डिग्री है ना, ये SN2 होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? E2 होगा ना इसमें तो, और यहां पर एक H है जिस एलिमिनेशन होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? कॉन्जुगेटेड। इसमें भी वही होगा, यहां से एलिमिनेशन होगा,
यहां से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे। कोई डाउट? अच्छा, इसमें 7 में क्या होगा बताओ, क्या होगा, इवन होगा इसमें। RO माइनस क्या है, वीक बेस है, तो ROH क्या है, स्ट्रॉन्ग। अरे मूर्खों, हमेशा ध्यान रखो, माइनस बोले तो स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल बोले तो क्या, बोले तो वीक। ये क्या है, सॉल्ट लिया है हमने, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल थोड़ी लिया है। क्या होगा इसमें, E2। सो E2 से ये एक तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाला हो जाएगा सेटजेफ, दैट इज मेजर, और ये वाला हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, हॉफमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड मेजर और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमिनेशन होगा E2। ठीक है, हाँ क्यों कर रहे हो आप, वाई यू आर हाँ करिंग, ये इसमें क्या E2 होगा क्या, इसमें 2 कार्बन है क्या जो डबल बॉन्ड आएगा, क्या होगा इसमें, SN2। सोचना भी नहीं, 1 डिग्री है इसमें, क्या होगा, CH3OR SN2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, E2 स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री है। अब आप यहां इसको आप अल्फा मानते हैं, इसको बीटा माने या इसको माने बीटा डैश को, बीटा डैश को। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड आएगा ना वहां पर एलिमिनेशन से, तो एरोमेटिक नेचर डेवलप हो जाएगा। मोर स्टेबल तो यही होगा जो एरोमेटिक होगा, मेजर। क्लियर है, पक्का, प्रॉमिस? ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो ये समझ में आ गया, एरोमेटिक बनेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन करो 11th और 12th। ओके बेटा बताओ, इसमें क्या होगा, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है। अच्छा ये बताओ क्या नहीं हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है, ये अगर दिया तो क्या नहीं हो सकता है मेजर प्रोडक्ट, SN2 नहीं हो सकता है बस, क्योंकि SN2 के लिए क्या जरूरी है, स्टेरिक क्राउडिंग। SN1 हो सकता है, कार्बोकेटायन स्टेबल है, E1 हो सकता है, कार्बोकेटायन स्टेबल और E2 भी हो सकता है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है। वीक बेस से होगा नहीं, अब वीक बेस है तो E2 नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तो SN1 नहीं होगा, क्या होगा, E1। वीक बेस है तो E2 नहीं होगा, लो टेम्परेचर है तो E1 नहीं होगा, क्या होगा, SN1। और अल्कोहलिक की वजह हीटिंग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होगा, E2, मेजर प्रोडक्ट। कोई डाउट, समझ गए? अच्छा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। आजकल आईटी में ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं जो कॉलम मैचिंग दे देते हैं आपको, लेफ्ट में रिएक्शन दे देते हैं, राइट में पूछते हैं E1 है, E2 है, SN1 है, SN2, तो आपको पहचानना आना चाहिए। और 1 साल से नहीं, लगातार 3-4 साल से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आएगा आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर आएगा इसमें। कोई डाउट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ओके, 12th क्वेश्चन बताएं, क्या होगा, ROH 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसमें, 3 डिग्री है, वीक बेस है, E2 तो होगा नहीं, और हाई टेम्परेचर है तो E1 होगा, लो टेम्परेचर है SN1 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है E2 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है E2 होगा। कोई डाउट? अब जैसे मान लो ये A अपन बनाए, A क्या होगा, A विल बी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, E1 है, तो पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, सो दिस विल बी द कार्बोकेटायन विच विल बी जनरेटेड। अब क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, सिर्फ एलिमिनेशन होगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज मेजर और दूसरा वाला हो जाएगा माइनर। ठीक है, बी जो है दिस इज ए बन रहा है, बी जो है SN1 है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ये तो बन ही गया है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहां पर OH रह जाएगा, H+ निकल जाएगा,
होगा, लेकिन H2O का ही अटैक, H प्लस निकल जाएगा, OH रह जाएगा। ठीक है, दिस इज बी। ओके, सी बताइए, वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा इसमें। सी बताइए कैसे बनेगा। देखिए ऐसा है, यहां पर तो ये हो गया अल्फा लेट से, और ये दिस इज पीएच, तो इसको भी अपन बीटा ले सकते हैं और इसको बीटा डैश ले सकते हैं, लेकिन मेजर उससे बनेगा लेफ्ट साइड से, और ऊपर बीटा डैश से बनेगा माइनर प्रोडक्ट। कोई डाउट? अब तो समझ में आ रहा है सबको? क्लास निकलने के बाद ये तो नहीं बोलोगे क्या चाटा है? ठीक है, so this is major and this is minor product. Any doubt? अच्छा, एक लास्ट है डी। अब एक्चुअली ये बल्कि बेस है तो डी ऐसे बनेगा, इसमें देखिए, so this is alpha, let's say this is beta, this is beta dash, तो ऊपर वाले से बनेगा क्योंकि वो बल्कि बेस है, यहां से H प्लस निकालना ज्यादा इजी होगा, बल्कि है ना, अदनान समी बेस। ठीक है, तो हॉफमैन विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट, सॉरी मेजर प्रोडक्ट, एंड सेटजेफ विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। ओके, सो इस तरीके से अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोस SN1, SN2, E1, E2 के। अभी अपन ने क्या करा, कंपैरिजन, बहुत छोटा कंपैरिजन किया, 3 डिग्री और 1 डिग्री में ही लगे हुए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करेंगे, कोई भी सबस्ट्रेट आपको दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो SN1 है, SN2 है, E1 है या E2 है। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव की शीट दे दीजिए। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। DPP नंबर 1 आराम से आप कंप्लीट कर लीजिए। डिस्कस हो गया क्या? DPP 1 कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके पहले वाले सारे अनसॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 में कुछ होमवर्क दिया था क्या? मैं बता रहा हूं आपको, वो तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर के आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, 35 तक, 1 से 35 तक कंप्लीट करें। ओके, एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 11, 12। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।